Dear students, today we discuss about atomic structure and spectra, which is the name of new lesson. देखो बच्चों, हम लोगों को केमिस्ट्री के 2-3 लेसन पढ़ने हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये कुल 4 लेसन केमिस्ट्री के हमको यहाँ पर पढ़नी है। थोड़ा सा मुझे सपोर्टिंग वे में पढ़ाना रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हो जो पढ़े हुए हो। तो यहाँ देखिए जरा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। Atomic structure means what do you understand about structure of atom? हमारे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो गया, एटम्स क्या है और एटम्स का स्ट्रक्चर्स क्या हो सकता है। कल थोड़ा कम समय था, जानवी बेटा थोड़ा सा समझाए थे, हम आपको एक्सप्लेन करना चाहे थे कि व्हाट्स आर द एटम्स, व्हाट्स आर द मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट्स आर द सबस्टेंस। सभी बच्चे जानते हो सबस्टेंस या मटेरियल, व्हाट्स आर द सबस्टेंस या व्हाट्स आर द मटेरियल्स। फर्स्टली लिसन अबाउट सबस्टेंस, ऑल द थिंग्स which have some weight, which occupies place for living and which are known by senses are called substance or materials. Okay बेटा, ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें भार होता हो, ऑल द थिंग्स हैविंग वेट, ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें भार होता हो, विच ऑक्युपाइज प्लेस फॉर लिविंग, जो रहने के लिए स्थान घेरती हूं, एंड विच आर नोन बाई सेंसेज, और जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सुन खा पी कर महसूस कर सके, दीज आर सब्सटेंस। हम आप कुर्सी बेंच मेज टेबल घर मकान, ऑल द थिंग्स, सब की सब सबस्टेंस होती हैं। और बच्चों, साइंटिस्टों ने बहुत समय पहले से ही यह रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ये सबस्टेंस किससे मिलकर बने हैं। अभी हम आपको एक छोटा सा पेपर शीट दे दें, पेपर का टुकड़ा, और उसको आप जो है 2 पार्ट में डिवाइड बड़ी आसानी से कर लोगे। चीर दोगे, 2 पार्ट में बन गया, फिर उसको और 2 पार्ट में और 2 पार्ट में, ऐसे ही जो है अगर आप उस कागज के टुकड़े को चीरते जाओ, छोटे छोटे टुकड़े में करते जाओ, आफ्टर सम टाइम यू सी देयर विल बी अ स्मॉल अ टाइनी पार्ट ऑफ द पेपर शीट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइड बाय यू। मीन्स अगर कोई छोटा सा पेपर का टुकड़ा हो, आप उसको 2 पार्ट में, फिर 2 पार्ट में, फिर 2 पार्ट में करते जाओ, कुछ देर उपरांत कामिल जी एक इतना छोटा टुकड़ा मिल जाएगा which cannot be divided by you, जो आप जिसे डिवाइड नहीं कर सकोगे। इसका मतलब that part is the smallest part of given paper sheet, माने उस पेपर शीट का सबसे छोटा पार्ट है जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। और उस तरह के छोटे टुकड़ों को अगर इकट्ठा कर दें तो पूरा का पूरा पेपर शीट बन जाए। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सबस्टेंस बाय विच सबस्टेंस आर क्रिएटेड, सबस्टेंस आर बिल्टेड इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, जो इकट्ठा होकर के पूरे के पूरे सबस्टेंस का निर्माण फिर से कर देते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मटेरियल और सबस्टेंस आर ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, सेम नेचर, सेम क्वालिटीज, सेम बिहेवियर्स। मतलब बेटा, किसी सबस्टेंस या मटेरियल के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सबके सब सेम नेचर, सेम प्रॉपर्टी, सेम बिहेवियर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव molecules of iron, then all molecules of iron are of same color,
weighted and containing property of conduction of heat and electricity। मतलब आयरन का अगर कोई मॉलिक्यूल्स हो तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आयरन के होंगे सब एक जैसे कलर के होंगे, भारी होंगे और सब इलेक्ट्रिक और हीट के कंडक्टिव प्रॉपर्टी मतलब सेम नेचर रखते होंगे। लेकिन सिल्वर के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिल्वर के लिए तो सेम नेचर रखते होंगे लेकिन आयरन से डिफरेंट नेचर रखते होंगे। तो कहने का मतलब हुआ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मटेरियल्स आर ऑफ सेम नेचर सेम बिहेवियर बट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स shows different behaviors, different natures and different properties। समझ में आया बेटा? एक ही पदार्थ के सारे गुणों में समानता होती है। एक ही पदार्थ के सभी जो है मॉलिक्यूल्स समान गुण वाले, समान बिहेवियर वाले होते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। यही समझ में आया? फिर जो है बेटा लांग एगो अ फेमस साइंटिस्ट मिस्टर डाल्टन, हमने आसिफ सिराजुद्दौला का लिए सब समझाया था ना। एक फेमस वैज्ञानिक हुए हैं मिस्टर डाल्टन, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने मॉलिक्यूल को भी डिवाइड कर लिया और he found a smallest part which is known as atom, and when atoms collected then molecules created, and when molecules collected then substance created। means अब जो है किसी सबस्टेंस का सबसे छोटा पार्टिकल डाल्टन के द्वारा खोज लिया गया जो था एटम। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर सबस्टेंस। समझ में आया बेटा? एंड हेंस एटम्स आर द टाइनिस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। अकॉर्डिंग टू मिस्टर डाल्टन एटम्स आर अनडिविजिबल, इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। मिस्टर डाल्टन ने एटम के बारे में कई सारे टॉपिक्स बताए जिसे जो है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या बताए? एटम्स के बारे में इन्होंने बताया कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं एटम। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से मिलकर के सबस्टेंस बनता है। ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल इन चार्ज, ये उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता। एंड ऑल द एटम्स रिमेन ऑलवेज इन फ्री स्टेट, ये हमेशा जो है स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं। एंड एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं व्हेन दे आर इन आयनिक स्टेट, जब वो आयनिक हो जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर डाल्टन एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड, एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर डाल्टन एटम्स ऑफ एनी मटेरियल्स शोज सेम प्रॉपर्टी, सेम नेचर, सेम बिहेवियर। ठीक है, एंड दीज आर द एटॉमिक थियरी ऑफ मिस्टर डाल्टन। तो बात समझ में आई बेटा? मिस्टर डाल्टन ने एटम्स के बारे में अपना लॉजिक फेंका। अकॉर्डिंग टू मिस्टर डाल्टन एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। एटम्स ऑफ एनी मटेरियल्स कंटेन सेम प्रॉपर्टी, सेम नेचर, सेम बिहेवियर। माने दुनिया के किसी भी पदार्थ के एटम एक जैसे गुण वाले होते हैं। एटम्स ऑलवेज रिमेन इन फ्रीली स्टेट, हमेशा परमाणु या एटम स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। एटम्स आर इन न्यूट्रल स्टेट, एटम हमेशा क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस इन व्हेन दे आर इन आयनिक स्टेट, जब वो आयनिक अवस्था में होते हैं तो रासायनिक क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। ओके बेटा? एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड, एटम्स अविभाज्य होते हैं, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। इट इज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मिस्टर डाल्टन। समझ में आया बेटा? अब बहुत सारी खोजें होती रहे, बहुत सारे रिसर्च होते रहे और अब हम बहुत सारे रिसर्च का डिस्क्रिप्शन आपको नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों ने गोल्डस्टाइन का नाम सुना था, लॉर्ड रदरफोर्ड का नाम सुना हुआ है और जे थॉमसन का, जेम्स चैडविक का नाम सुना हुआ है। आपको 3 विशेष साइंटिस्ट का नाम सुना हुआ है।
मिस्टर रदरफोर्ड invent about a famous particle electron, नहीं, proton, and Mr. J.J. Thomson, a famous scientist who invent a famous particle known as electron, and famous scientist James Chadwick, who was the founder of smallest and neutral particle, discoverer of neutral particle, neutron. Okay. After the logic of Mr. Dalton, three famous scientists who invented famous particle electron, neutron, proton. A famous scientist, namely Lord Rutherford, who invented very special and important and necessary particle proton of atom. And Mr. J.J. Thomson invented necessary particle of atom as electron, and Mr. James Chadwick invented particle of atom as neutron. मतलब कि J.J. थॉमसन ने परमाणु के अनिवार्य कण इलेक्ट्रॉन की खोज की और एटम के अनिवार्य या नेसेसरी पार्टिकल प्रोटॉन की खोज लॉर्ड रदरफोर्ड ने की, और एटम के कण, अनिवार्य नहीं बोल रहे हैं, एटम के कण न्यूट्रॉन की खोज जब जेम्स चैडविक ने की तो थियरी ऑफ डाल्टन बिकम फॉल्स अगेन या कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ही सेड atoms are indivisible, but these three scientists divide the atoms into three parts. They discovered there are three particles of atom as electron, proton, neutron. जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज इन तीनों वैज्ञानिकों द्वारा हो गई तो जो है उनकी एटॉमिक थ्योरी गलत साबित हुई, वो खंडित हो गई, उनके कथन जो है रंग सत्यापित हुआ, और तब साइंटिस्टों ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सोचना स्टार्ट किया. सम साइंटिस्ट हाइपोथेस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय देयर ओन लॉजिक. कुछ वैज्ञानिकों ने एटम के स्ट्रक्चर के लिए अपने लॉजिक से परिकल्पना की कि ऐसे होता है एटम, कुछ ने कहा ऐसे होता है, कुछ ने कहा ऐसे. तमाम साइंटिस्ट जो है अपने अपने हाइपोथेसिस एटम के स्ट्रक्चर के संदर्भ में दिए. कुछ साइंटिस्टों की हाइपोथेसिस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम मानी गई, तर्कपूर्ण थी, सही स्ट्रक्चर के करीब थी. नहीं समझे? बहुत सारे, देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बट समवन गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम which is much true at the real structure of atom. समझ में आ रहा बेटा? बहुत सारे जो है विनय मिश्रा के बहुत सारे दोस्तों ने, जो कि वैज्ञानिक थे पुराने जमाने में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अपने अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन उनमें से कुछ वैज्ञानिकों के जो परिकल्पनाएं थी एटम स्ट्रक्चर के संदर्भ में वो थोड़ा सही थी, और उनको जो है हम लोग अक्सर नाम देते हैं. सत्यम कनौजिया के एक चाचा थे, उन्होंने बताया कि एटम्स आर इन द शेप ऑफ वाटरमेलन. मैंने बताया कि एटम्स तरबूज की तरह होते हैं. जैसे तरबूज में जगह जगह बीज चुभे होते हैं, इधर उधर उनका कोई निश्चित जो है लॉजिक नहीं होता, सिमिलरली एटम्स आर आल्सो इन दिस टाइप ऑफ शेप एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एकदम सीड की तरह वाटरमेलन के इधर उधर चुभे रहते हैं. दिस मॉडल इज नोन एज थॉमसन मॉडल. ठीक है. ऐसे ही नागाओं का एक साइंटिस्ट थे, सत्यम के कुछ लगते थे, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एटम जो है खरबूजे के आकार का होता है. जैसे खरबूजे में चारों तरफ जो है गूदा और बीच में सारा बीज इकट्ठा होता है, वैसे ही एटम भी सिमिलर इसी शेप में होता है.
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में एक जगह कंसंट्रेटेड होते हैं। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एटम एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर कंसंट्रेटेड इन ए स्पेशल प्लेस ऑफ एटम and this is the atomic structure given by Mr. Nagaoka। किसने? नागाओका जापानी शास्त्री थे। फिर ऐसे ही किसी बंदे ने एटम का स्ट्रक्चर बताया कि एटम जो है सैटर्न प्लैनेट की तरह होता है। जैसे सैटर्न प्लैनेट में प्लैनेट के चारों ओर जो है गैसों का रिंग या वलय होता है, उसी तरह से atom is also in that type of shape and its electron proton neutron are in the ring shape around the atom like Saturn planet। शनि ग्रह की तरह एटम का आकार होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके चारों ओर वलय या रिंग के रूप में रहते हैं, जैसे सैटर्न प्लैनेट होता है। तो these are the some hypothesis फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम गिवन बाय सम साइंटिस्ट। तो ये कुछ वैज्ञानिकों द्वारा की गई परिकल्पनाएं थी एटम के स्ट्रक्चर के रूप में। आपने देखा कि इनमें से ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है जो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली हो। अब साइंटिस्ट मिस्टर रदरफोर्ड who gave the structure of atom was the first scientist who defined structure of atom by giving an experiment। पहले वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी थे जिन्होंने प्रायोगिक प्रयोग करके प्रयोग के आधार पे स्ट्रक्चर एटम का डिफाइन किया, एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। पहले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड जी जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट की मदद ली। एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जो है बाकायदा एक्सपेरिमेंट के बाद डिफाइन किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और रदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया उसको सभी लोगों ने जो है माना, एक्सेप्ट किया। बाद में उसमें कुछ सुधार भी हुए और आज भी वही स्ट्रक्चर वैलिड है जो रदरफोर्ड ने शुरुआत की थी। थोड़ा सुधराया है लेकिन है वही। तो एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए मिस्टर रदरफोर्ड ने बाकायदा एक जो है फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करके डिफाइन किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उनके एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है केमिस्ट्री में। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसके बाद फिगर बना के खूब अच्छे से देख समझ करके चला जाएगा। ठीक बेटा, मिस्टर रदरफोर्ड डिफाइंड व्हेन, लिसन मी, मिस्टर रदरफोर्ड शार्टली पहले सुन लो फिर खूब डीप में जाके समझा जाएगा। मिस्टर रदरफोर्ड डिफाइंड व्हेन अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड ऑन एनी गोल्ड फॉयल, मतलब अगर स्वर्ण धातु की कोई एक पतली झिल्ली या पन्नी हो और उस पर अल्फा कणों की बमबारी हो, फेंका जाए बंदूक भर के। When alpha particles bombarded on the gold foil, then some alpha particle passes steadily to the gold foil and some deflected making some angle from their direction। क्या समझे बताओ? ये गोल्ड फॉयल है और इस पर when अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड तो सम अल्फा पार्टिकल passes straightly
थ्रू द गोल्ड फॉइल, सीधे सीधे निकल जाते हैं। बट सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, सोज डिफ्लेक्शन, अपने मार्ग से विचलन दिखाते हैं, मेकिंग सम एंगल, कुछ एंगल बनाते हुए। कोई अल्फा पार्टिकल 30 डिग्री एंगल बनाते हुए मुड़ जाता है, कोई अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मुड़ता है, कोई अल्फा पार्टिकल 120 डिग्री से मुड़ता है, कोई अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से मुड़ता है। ठीक है ना? When alpha particle bombarded on any gold foil, then some alpha particles shows deflection from their direction, making some angles. कुछ अल्फा पार्टिकल अपनी दिशाओं से कुछ एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्शन सोच करते हैं। दिस इवेंट इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग, एंड द एक्सपेरिमेंट फॉर दिस इवेंट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। समझ में आया बेटा? स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर जब अल्फा किरणों की बमबारी की जाती है तो अधिकांश अल्फा कण अपनी दिशाओं से कुछ कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं। अल्फा कणों का अपनी दिशाओं से कोण बनाते हुए विचलित हो जाना अल्फा किरण प्रकीर्णन कहलाता है, अल्फा स्कैटरिंग कहलाता है। और यह प्रयोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है। समझ में आया बेटा? showing deflection from their direction, making some angle is called alpha scattering. Okay, and this experiment is known as alpha particle scattering experiment. तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया है रदरफोर्ड चर्चा ने, और इस प्रयोग के आधार पर कंक्लूजन के रूप में दे डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस प्रयोग के आधार पे उन्होंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया एटम का। तो अब जरा ध्यान से समझिए कि रेडियो एक्टिव मटेरियल, आप जानते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं? सम मटेरियल्स व्हेन दे आर पुट इन एयर दे इमिटेड सम रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हवा में रखे जाते हैं ओपनली, तो वो जो है किसी न किसी कलर की किरणें निकालते रहते हैं एंड बिकम फिनिश आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एमिशन ऑफ these rays. This type of materials are known as radioactive materials, and the rays are known as radioactive rays, and this phenomenon is known as radioactivity. मतलब there are some materials which when put in air freely then they emitted some rays of any colors, किसी न किसी कलर की रेज इमिट करते रहते हैं एंड डिस्ट्रॉय आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एमिशन ऑफ रेज। इन किरणों के निकलते रहने के कारण कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर नोन एज रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड दिस इवेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी एंड द रेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले इसको बेक्यूरेल इन्वेंट किए थे और रेडियो एक्टिविटी को, और इन रेज को बेक्यूरेल रेज या रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है। और बाद में रदरफोर्ड ने इन बेक्यूरेल रेज को डिफाइन किया कि बेक्यूरेल रेज या रेडियो एक्टिव रेज आर ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। और आपको यह भी एक्सप्लेन किया होगा कि अल्फा, बीटा, गामा डिके होता है तो वो न्यूक्लियस एटम का जो है चेंज होता रहता है और अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस की ओर कन्वर्ट होता रहता है। इसका मतलब अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक की संरचना पाता रहता है, उसका आकार चेंज होता रहता है। तब तक चेंज होता है जब तक वो स्टेबल स्ट्रक्चर ना गेन कर ले। ठीक है ना बेटा? माने लेड बन जाए, लेड के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है अनस्टेबल स्ट्रक्चर के हैं और लेड के बाद के जितने एटम क्या हैं स्टेबल स्ट्रक्चर के हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि जो है हैवी न्यूक्लियस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं लेड के ऊपर वाले, क्योंकि उनमें जो है रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 1:1।
जब जो है किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो 1:1 नहीं रहता तो ऐसे न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और वो जो है डिवाइड होते रहते हैं, टूटते रहते हैं अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को गेन करने के लिए, और वही रेडियो एक्टिविटी होती है बाई द वे। ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पर हम बता रहे थे कि ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा एफ क्यूरी और जूली क्यूरी, मतलब हस्बैंड वाइफ थे दोनों लोग, हु इन्वेंटेड रेडियो एक्टिव मटेरियल पोलोनियम। उन्होंने पोलोनियम रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो है खोज की थी, है ना। एक अपने कंट्री का नाम था उनके पोलैंड, उसी के नाम पर पोलोनियम रख दिया था। एक जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल की उन्होंने खोज की थी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के फाउंडर थे क्यूरी, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियर क्यूरी। ठीक है, जूली और पियर दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम था। तो जैसे बेकुरेल कौन थे? बेकुरेल जो है रेडियो एक्टिविटी के फादर थे। बेकुरेल इन्वेंट अबाउट रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के जनक कौन थे? बेकुरेल, सबसे पहले उन्होंने बताया था। लेकिन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जनक कौन है? मैडम क्यूरी एंड पियर क्यूरी। ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की इन्वेंशन किए हैं, और पोलोनियम और रेडियम जैसे दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की भी इन्वेंशन किए हैं। तो मिस्टर प्रज्ञान, पियरे क्यूरी एंड मैडम क्यूरी बोथ इन्वेंटेड टू आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मटेरियल नेम्ड एज रेडियम एंड पोलोनियम। ठीक है बेटा। तो पोलोनियम क्या है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसमें भी रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, मतलब अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं रख दिया जाता है तो उनसे क्या निकलते रहते हैं? रेडियो एक्टिव रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो रदरफोर्ड जी जो है कांच का एक बर्तन लिए, क्या, और उस बर्तन में इन्होंने पोलोनियम रख दिया। अब समझ गए पोलोनियम क्यों रखा? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल था और इससे जो है इनको धुआंधार अल्फा रेज मिलेंगे, और जब अल्फा रेज मिलेंगी उसको बम्बार्डेड करेंगे किसी गोल्ड फॉयल पर, और फिर उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग देखेंगे और उसको मीजर करेंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और कंक्लूजन के रूप में एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। यही बताना चाहता हूं मैं। समझ में आई बात बेटा? तो एक बार हमारी बात फिर से हो जाए जयद जी। अकॉर्डिंग टू मिस्टर रदरफोर्ड, when alpha particles bombarded on any gold foil, then some alpha particles shows deflection from their path, making some angle. This event is known as alpha scattering, and this experiment of Mr. Rutherford is known as alpha particle scattering experiment. और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिस्टर रदरफोर्ड कंक्लूजन के रूप में एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किए। ठीक है। फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड सेटअप अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, विशेष प्रकार का उपकरण एडजस्ट किया। केमिस्ट्री में थोड़ा दूसरे टाइप का ऑपरेटर्स देखोगे, यहां हम दूसरे टाइप का दिखा रहे हैं। फर्स्टली he took a glass vessel, जानिए बेटा, Rutherford set up a special apparatus for his alpha scattering experiment. What is this beta? It is a glass vessel. ठीक है बेटा। It is a glass vessel. In this vessel, Mr. Rutherford placed
special radioactive material polonium. Since it is radioactive material, hence alpha, beta, gamma particles are emitted from this radioactive material. इस पार्टिकल से उत्सर्जित होगी, निकलेगी। ठीक बेटा? In the path of these alpha rays, he placed a lead plate. क्या? क्या रख दिया कामिल? क्यों बेटा? Due to lead plate, these alpha rays become in beam shape. नहीं समझे? जैसे बेटा ये अल्फा रेज ऐसे निकलती, ऐसे निकलती ना, सभी डायरेक्शन में। यहाँ लेड जो है प्लेट रख दिया गया और उसके बीच में एक हल्का सा सुराख जगह दी गई। तो अब इस सुराख से होकर के जब अल्फा रेज निकलेंगी तो वो किस रूप में निकलेंगी? बीम के रूप में, सीधे। बीम समझते हो बेटा? बीम के रूप में निकलेंगी। ओके। एंड एट सम डिस्टेंस Mr. Rutherford placed a gold foil. When this beam of alpha rays collide from gold foil, then it starts showing deflection through its path. And for detecting deflection of alpha particles, माने इनका डिफ्लेक्शन या इनकी स्कैटरिंग मेजर करने के लिए, पहचानने के लिए he set up a certain क्या स्क्रीन of any fluorescent material and zinc sulfide. यहाँ लेप लगा दिए बेटा, किस चीज का? जिंक सल्फाइड इज व्हाट? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल जानते बेटा क्या होता है? कोई बच्चा फ्लोरोसेंट मटेरियल बता सकता है? यस सर। बोलो बेटा। इस पर पार्टिकल के जाने पर स्पार्क निकलता है, चमकते हैं, चमक जाते हैं। जिंक सल्फाइड, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति। जान लीजिए क्या होते हैं फ्लोरोसेंट। सच टाइप ऑफ मटेरियल इफ ऑन विच रे ऑफ लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी इंसिडेंट, then they absorb this ray of light and after some time they start emitting ray of light of increased intensity और कॉल्ड फ्लोरोसेंट। नहीं समझे बेटा? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिन पर प्रकाश आपतित कराते रहो तो उस प्रकाश को अवशोषित करते रहते, अब्जॉर्ब करते रहते हैं, और जब आप प्रकाश गिराना बंद कर दो तो उनसे फिर से वो प्रकाश जो है निकलने लगता है और ज़्यादा इंटेंसिटी का।
बड़ी हुई इंटेंसिटी का, तो चमकते हैं। दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल, फ्लोरोसेंट, क्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट क्या है? फ्लोरोसेंट आर द सच टाइप ऑफ मटेरियल्स on which when any ray of light of some type of intensity incident, then they absorb this light and emit higher intensity of light। मतलब ऐसे पदार्थ जिन पर किसी इंटेंसिटी का लाइट गिराओ और उस इंटेंसिटी वाले लाइट को ऑब्जर्व करके उससे बढ़ी हुई इंटेंसिटी का प्रकाश निकालते रहे टिल यू आर इंसिडेंटिंग द रे ऑफ लाइट, तब तक निकाले जब तक आप इन पर प्रकाश गिराते रहो। तो ऐसे मटेरियल फ्लोरोसेंट होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि अगर उन पर आप प्रकाश गिराना बंद कर दो फिर भी वो प्रकाश निकालते रहते हैं, ऐसे मटेरियल फ्लोरोसेंट होते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ है उस पर जो है लाइट मारो और उस लाइट को ऑब्जर्व करे और बढ़ी हुई इंटेंसिटी का प्रकाश निकालता रहे, लेकिन तभी तक निकाले जब तक आप लाइट देते रहो इस पर, तो इट इज फ्लोरोसेंट। और अगर लाइट आप बंद कर दो और कोई मटेरियल ऐसा है तब भी निकालता रहे, लाइट इंसिडेंट करने के बाद भी निकालता रहे, तो ऐसे मटेरियल क्या होते हैं? क्लोरोसेंट। इनका यूज आप देखे हो? नहीं देखे हो? चलो मैं दिखाता हूँ आज सबको। देखो बेटा, जब आप कहीं जाने लगो तो आपके रास्ते में इंडिकेटर्स लगे रहते हैं। प्रतापगढ़ 30 किलोमीटर, इलाहाबाद 60 किलोमीटर, इंडिकेटर्स बने रहते हैं, ग्रीन ग्रीन प्लेट पर बने रहते हैं सिंबल्स, उनमें कोई बल्ब नहीं लगी होती है, लेकिन रात में चमकते हैं, दूर से दिखता है कि ये निशान है वो निशान है। क्यों बेटा? क्योंकि जो हेडलाइट्स जाती हैं उन पर प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उससे बड़ी हुई इंटेंसिटी का प्रकाश निकालते हैं। गाड़ी चली जाती है उसके बाद भी निकालते रहते हैं, तो इसलिए कुछ देर तक वो चमकता रहता है। जहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं होती, बिजली नहीं रहती, वहाँ आजकल नए सिस्टम में सड़कों के बीचों बीच में छोटी छोटी डिबिया लगाई रहती हैं रेड कलर की, रात में रेड कलर की चमकती, लगता है जैसे लाइट लगी हुई है, वो लाइट नहीं है, क्लोरोसेंट मटेरियल की बनी हुई वो प्लेट्स हैं, चिपका दी गई हैं, और वो जो है लाइट ना रहने पर चमकती है, मतलब पता लगता रहता है कि यहाँ सड़क है, ज़्यादा कुछ और नहीं। अगर आप कभी बिहारगंज गए हो इधर साइड, तो बिहारगंज पुल जैसे क्रॉस करो तो सड़क पर बहुत सारी क्लोरोसेंट मटेरियल की ऐसे छोटी छोटी डिबिया लगी, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, इधर उधर पोल्स नहीं है, तो रात में जब गाड़ी उड़ी जाती है तो रात में चमकता है, तो समझ में आता है कि इधर इधर सड़क है। या इलाहाबाद या हायर सिटीज जो होती हैं, जैसे पीवीआर वगैरह जहाँ इलाहाबाद में है, तो पीवीआर चौराहे पे आसपास, दोनों चौराहे पर, सुभाष चौराहे वगैरह पे बीचों बीच में से छोटी छोटी डिबिया सड़क पर लगी है। आप लोग देखते होगे, समझते होगे कि बल्ब है, जल रही है, चमकती है, तो लाइट नहीं है, वो सब क्या है बेटा? क्लोरोसेंट मटेरियल से रंग करके लगा दी गई है, लाइट के कारण चमकती है। क्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट क्लियर हुआ? दोनों का एक ही काम है। फ्लोरोसेंट आर सच टाइप ऑफ मटेरियल्स व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल, देन फ्लोरोसेंट मटेरियल्स आर सच टाइप ऑफ मटेरियल्स they absorb the light and emit higher intensity of light, but जब तक आप प्रकाश इंसिडेंट कराते रहोगे तभी तक निकालते हैं, लेकिन क्लोरोसेंट प्रकाश इंसिडेंट बंद होने के बाद भी निकालते रहते हैं। इधर ओके? तो रेड वाला क्लोरोसेंट है, ग्रीन वाला फ्लोरोसेंट है। जिंक सल्फाइड स्पेशल और अच्छे टाइप का फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। तो नाउ लुक हियर, जब इस पर कोई चीज प्रकाश जैसी पड़ती है चमकते हैं। तो मिस्टर रदरफोर्ड सेटअप अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स फॉर द प्रूफ ऑफ हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बाय दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यू कैन मेजर अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग को मेजर कर सकते हो। व्हाट इज अल्फा स्कैटरिंग? व्हेन अल्फा पार्टिकल कोलाइड्स ऑन एनी गोल्ड फॉयल, देन दे shows डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल, इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। समझ में आया बेटा? तो चलिए देखते हैं। हियर इट इज अ ग्लास वेसल इन विच पोलोनियम is placed as radioactive material. You can say it is the source of alpha particle. नहीं समझे? इसी से तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे बेटा। तो इट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल।
Okay, and when alpha particles are emitting from this polonium, then due to lead plate, these alpha particles become in a beam shape. ठीक है, and when these alpha beams collide with the gold foil, AU foil, then they shows deflection making some angle. ये वाला कुछ एंगल बना के, ये वाला कुछ एंगल बना के. और when these alpha particles collide from a screen which is coated with zinc sulfide, then they shows brightness, चमक. और हम इसको यहाँ से या यहाँ से मेजर कर लेते हैं कितने एंगल पर ये जो है मुड़े हैं. जैसे यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना एंगल मुड़ा हम मेजर कर लेंगे. तो इट इज द जो है ऑपरेटर्स सेटल्ड बाय मिस्टर रदरफोर्ड फॉर हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑपरेटर्स जब उन्होंने सेटअप किया तो अल्फा स्कैटरिंग होती कैसे है. यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल मतलब बेटा ऐसे बहुत सारे जो है प्लस पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल में 2He4, ठीक है. और मिस्टर रदरफोर्ड ने लगभग 30,000 से ज्यादा अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया. ठीक है, तो देखा कि जैसे जो है ये कोई गोल्ड फॉयल हो, ठीक बेटा. तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अपने जो है पथ से सीधे गोल्ड फॉयल को क्रॉस करते हुए निकल गए. कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पथ से डिफ्लेक्शन सोच किए. कुछ एंगल बनाते हुए बेंटेड हो गए. कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन सोच किए अलग अलग डिग्री पर. 30,000 में कोई एकाध अल्फा पार्टिकल था जो 180 डिग्री का जो है डिफ्लेक्शन सोच किया. यहाँ जहां पर जो है यहाँ जो है 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखा, इस विशेष प्लेस को उन्होंने विशेष नेम दिया था न्यूक्लियर. इट इज द अल्फा स्कैटरिंग. कंक्लूजन के लिए रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग आपने ऐसे ही पढ़ा होगा. तो देखो जरा, मिस्टर रदरफोर्ड find out when alpha particles bombarded on any gold foil, then most of alpha particle passes through gold foil without showing any deflection. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस करते हुए पार कर गए बिना कोई जो है डिफ्लेक्शन दिखाए. Some alpha particle shows some deflection making 30, 180, 90, 50 angles. Some alpha particle shows 180 degree deflection and return back one alpha particle in nearly 30,000 alpha particles. ठीक है, तो अब यहाँ इस चीज को देख करके कंक्लूजन के रूप में 4-5 टॉपिक बताया. सबसे पहला टॉपिक अल्फा पार्टिकल के इस तरह का जो है जो सोज हो रहा है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उन्होंने बताया कि सेंस most of alpha particles are crosses the gold foil without showing any reflection. बिना डिफ्लेक्शन दिखाए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आर पार निकल जा रहा है. इससे 2 बात प्रूफ होती है. मोस्टली पार्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वैकेंट और इज हॉलो. सॉरी, इसका मतलब गोल्ड फॉयल का ज्यादातर पार्ट जो है हॉलो है, वैकेंट है, तभी अल्फा पार्टिकल आसानी से उसको क्रॉस करके आर पार हो जा रहे हैं. हमने बताया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल उसको सीधे सीधे क्रॉस कर गए गोल्ड फॉयल को. तो इससे 2 बातें पता लगी. क्या कहा जाए बेटा, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम या मोस्ट पार्ट ऑफ द गोल्ड फॉयल इज ओनली वैकेंट, इज ओनली हॉलो. खोखला है ज्यादातर पोर्शन. इसी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है आर पार निकल जा रहे हैं, उन पर कोई डिफ्लेक्शन या कोई जो है किसी फोर्स का इफेक्ट नहीं दिख रहा है. दूसरी बात क्या पता लगी इसी से, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव कर्स होते हैं और ये आर पार हो जा रहा है, मींस ये अट्रैक्टेड हो रहे हैं. और कोई भी पार्टिकल अट्रैक्टेड अपोजिट नेचर से होता है. इसका मतलब इन जगहों पर श्योरली कौन से पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल ऑफ एटम. इसी वजह से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आर पार जा रहे हैं.
तो मतलब electrons means negative portion of atom are situated in these vacant place. समझ में आया बेटा? Some alpha particles shows deflection making some angle. It means ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, मतलब ये रिपेल हो रहे हैं. It means they are repelled, or positive particle always repelled by any other positive particle. Means at these places there will be positive portion of atom means proton which are showing repulsion, जिनकी वजह से अल्फा पार्टिकल रिपल्सन दिखा रहा है. 30,000 में कोई एक आध अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हो रहा है, मतलब कुछ ही हिस्सा इस पूरे एटम का बहुत थोड़ा पार्ट पॉजिटिव नेचर का भी है और सॉलिड भी है. और उस पार्ट को रदरफोर्ड इन्वेंट किए कि वो पार्ट न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड किए थे. सिंस only one alpha particle in between 30,000 alpha particles are come back, means it collide with any solid portion of atom and repel by positive portion. And Rutherford concludes that the very small part of complete atom is positively charged and is contained न्यूट्रॉन एंड सॉलिड मटेरियल. मतलब बहुत थोड़ी जगह में पॉजिटिव पोर्शन होता है और वहीं पर जो है भारी पार्टिकल भी सिचुएटेड होते हैं. एंड दिस पोर्शन ऑफ एटम इज नोन न्यूक्लियस बाय मिस्टर रदरफोर्ड. एंड द न्यूक्लियस इज ऑफ रेडियस 10⁻⁻14 to 10⁻15 मीटर, जबकि हमारे एटम की रेडियस 10⁻12 मीटर होती है. तो रदरफोर्ड ने बताया कि हमारा जो एटम होता है वो 10⁻12 मीटर का होता है और न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर का होता है. मतलब पूरे एटम का 1,000वां हिस्सा होता है न्यूक्लियस. मीन्स न्यूक्लियस बहुत थोड़ी जगह पे होता है. ये कंक्लूजन थे. इतने कंक्लूजन आपने पढ़ा हुआ है. ये कंक्लूजन पढ़ा है कि अधिकांश अल्फा कण आर पार हो जा रहे हैं. इसका मतलब ज्यादातर पोर्शन वैकेंट है और वहां निगेटिव पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड है. ये भी आपने पढ़ा है. कुछ अल्फा पार्टिकल जो है रिपल्सन दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स है और बहुत थोड़ी जगह में है. और जब जो है बहुत थोड़े हिस्से में ही अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हो रहे हैं, सॉलिड और पॉजिटिव पोर्शन बहुत थोड़ा सा है और वो पूरे एटम का 1,000वां हिस्सा है और वो पोर्शन न्यूक्लियस है. ये चीजें आपने पढ़ा हुआ है. चौथी और पांचवी चीज जो आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़े उसको मैं बता रहा हूं. बाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड देयर विल बी प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ. इनके प्रयोग के द्वारा कूलम के नियम के जो है का प्रूफमेंट हुआ. कैसे देखो, इन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल व्हिच आर मच अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से बहुत दूर थे वो थोड़ा रिपल्सन दिखाएगा, और जो न्यूक्लियस के बहुत देखो नजदीक थे वो ज्यादा रिपल्सन दिखाएगा. नहीं समझे? ये वाला अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक है, ज्यादा रिपल्सन दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है. नहीं, इसका मतलब इस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है. और ये वाला अल्फा पार्टिकल दूर है तो थोड़ा रिपल्सन दिखा रहा है. इट मीन्स यहाँ न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है. दोनों के बीच फोर्स काम कर रहा है कूलम वाला. और अगर ये गैपिंग ज्यादा है तो फोर्स कम लग रहा है. देखो कम रिपेल हो रहा है. और ये गैपिंग कम है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है. मीन्स ये प्रोपोर्शनल 1/r². दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स उनके बीच की गैपिंग के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो जब दूरी कम होती है दो चार्ज पार्टिकल के बीच तो उनके बीच रिपल्सन ज्यादा होता है. तो यहाँ न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच दूरी कम है तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा हो रहा है. और यहाँ अब बेटा ये अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस दोनों दूर है तो कम रिपल्सन हो रहा है. तो किस नियम की प्रूफमेंट हुई बेटा? कूलम्स लॉ की. एक और बात बेटा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स ये स्कैटरिंग के द्वारा न्यूक्लियस देख रहे हो, रदरफोर्ड ने जब अलग अलग मेटल की फॉयल यूज किया तो देखा कि नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स
डिफर मतलब अलग अलग धातुओं में अल्फा जो है अलग अलग मात्रा में प्राप्त हुए। इसका मतलब दुनिया के जितने मेटल्स हैं सबका न्यूक्लियस एक जैसा साइज और शेप का नहीं होता। ईच मेटल्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट चार्जेस। मतलब ये बात सत्यापित हुई दुनिया के सभी न्यूक्लियस अलग अलग मेटल के डिफरेंट चार्जेज के होते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं। ये कितना कल रिवीजन को बेटा 5, आप लोगों ने 3 ही पढ़ा होगा तो हमने 5 बता दिया, फिजिक्स में 5 है। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हुई और यह भी पता लगा कि अलग अलग मेटल के न्यूक्लियस अलग अलग साइज और चार्ज के होते हैं। ठीक बेटा, तो दिस इज द होल